ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। ये सिर्फ इंटरफेरेंस है, क्योंकि ये सरकार जिस तरीके से इनको मैंडेट मिला है और यूपी में जितनी बड़ी हार मिली है, उसी का बदला लेने के लिए सबसे पहले माइनॉरिटीज पर अटैक होता है। ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मुस्लिम नेताओं और संगठनों में काफी रोष है। इस विधेयक को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। लगातार इस बिल पर रार की स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि वक्फ बोर्ड होता क्या है। सरकार ने जो वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया है वो क्या है, इस विधेयक से क्या बदलेगा, विपक्ष सहित तमाम मुस्लिम संगठन और नेता क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, विधेयक पर सरकार का क्या कहना है। चलिए इन सवालों का एक एक करके जवाब देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर वक्फ होता क्या है। वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। इस दान की हुई संपत्ति का कोई भी मालिक नहीं होता है। दान की हुई संपत्ति का मालिक अल्लाह को माना जाता है, लेकिन उसे संचालित करने के लिए कुछ संस्थान बनाए गए हैं। वक्फ एक्ट क्या है? भारत में 30 वक्फ बोर्ड हैं, जिनमें से अधिकांश के मुख्यालय राज्यों की राजधानियों में है। सभी वक्फ बोर्ड वक्फ अधिनियम 1995 के तहत काम करते हैं। देश की आज़ादी के बाद 1954 वक्फ की संपत्ति और उसके रखरखाव के लिए वक्फ एक्ट 1954 बना था। 1995 में इसमें कुछ बदलाव किए गए। इसके बाद 2013 में इस एक्ट में कुछ और संशोधन किए गए। इस एक्ट के अनुसार भारतीय वक्फ परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली के अनुसार वक्फ बोर्ड मुसलमानों के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन से जुड़े हुए हैं। वे न केवल मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों आदि की मदद कर रहे हैं, बल्कि उनमें से कई स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, डिस्पेंसरी और मुसाफिर खानों की भी सहायता करते हैं, जो कि सामाजिक कल्याण के लिए बने हैं। वक्फ कैसे किया जाता है? वक्फ करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक मकान है और वह उनमें से एक को वक्फ करना चाहता है, तो वह अपनी वसीयत में से एक मकान को वक्फ के लिए दान करने के बारे में लिख सकता है। ऐसे में उस मकान को संबंधित व्यक्ति की मौत के बाद उसका परिवार इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। उसे वक्फ की संपत्ति का संचालन करने वाली संस्था आगे सामाजिक कार्य में इस्तेमाल करेगी। इसी तरह शेयर से लेकर घर, मकान, किताब से लेकर कैश तक वक्फ किया जा सकता है। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जो 18 साल से अधिक उम्र का है, वह अपने नाम की किसी भी संपत्ति को वक्फ कर सकता है। वक्फ की गई संपत्ति पर उसका परिवार या कोई दूसरा शख्स दावा नहीं कर सकता। वक्फ की संपत्ति के संचालन करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? वक्फ की संपत्ति का संचालन करने के लिए वक्फ बोर्ड होते हैं। ये स्थानीय और राज्य स्तर पर बने होते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में अलग अलग शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड भी हैं। राज्य स्तर पर बने वक्फ बोर्ड इन वक्फ की संपत्ति का ध्यान रखते हैं। केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल राज्यों के वक्फ बोर्ड को दिशा निर्देश देने का काम करती है। देश भर में बने कब्रिस्तान वक्फ भूमि का हिस्सा होते हैं। देश के सभी कब्रिस्तान का रखरखाव वक्फ ही करते हैं। देश भर में करीब 30 स्थापित संगठन हैं जो उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं। इन्हीं संगठनों को वक्फ बोर्ड के नाम से जाना जाता है। वक्फ बोर्डों के पास कितनी संपत्ति? भारतीय वक्फ परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली के अनुसार देश में कुल 3,56,047 वक्फ संपदा है। इनमें अचल संपत्तियों की कुल संख्या 8,72,324 और चल संपत्तियों की कुल संख्या 16,713 है। डिजिटल रिकॉर्ड्स की संख्या 3,29,995 है। सरकार का संशोधन विधेयक क्या? 40 से अधिक संशोधनों के साथ वक्फ विधेयक में मौजूदा वक्फ अधिनियम में कई भागों को खत्म करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा विधेयक में वर्तमान अधिनियम में दूरगामी परिवर्तन की बात कही गई है। इसमें केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी शामिल है। इसके साथ ही किसी भी धर्म के लोग इसकी कमेटी के सदस्य हो सकते हैं। अधिनियम में आखिरी बार 2013 में यूपीए सरकार में संशोधन किया गया था। विधेयक से क्या होंगे बदलाव? वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 40 को हटाने का प्रस्ताव है। इसी धारा के तहत बोर्ड को शक्तियां थी कि वह किसी संपत्ति के वक्फ संपत्ति होने का निर्णय ले सके। विधेयक में केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के जरिए वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण का प्रस्ताव है। नए अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के भीतर केंद्रीय पोर्टल पर संपत्तियों का विवरण दर्ज करना होगा। इस विधेयक में नई धाराएं 3A, 3B और 3C शामिल करने का प्रावधान है। ये धाराएं वक्फ की कुछ शर्तों, पोर्टल और डेटाबेस पर वक्फ का विवरण दाखिल करने और वक्फ की गलत घोषणा से जुड़ी है। विधेयक में वक्फ की गलत घोषणा को रोकने का प्रावधान है।
इन सब के अलावा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव विधेयक में पेश किया गया। इसके तहत केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। बदलाव के तहत मुस्लिम समुदायों के बीच शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी और अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई है। पहले वक्फ बोर्ड में किसी गैर मुस्लिम को मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ की नियुक्ति नहीं हो सकती थी। अब विधेयक के खंड 15 में धारा 23 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। धारा 23 सीईओ की नियुक्ति उनके पद की अवधि और सेवा की अन्य शर्तों से संबंधित है। नए विधेयक में एक अहम बदलाव कलेक्टर की मध्यस्थता की भूमि को लेकर भी किया गया है। अब जिला कलेक्टर को ये तय करने का अधिकार होगा कि कोई संपत्ति वक्फ है या फिर सरकारी। धारा 3C में कहा गया है कि इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में वक्फ संपत्ति के रूप में पहचानी गई या घोषित की गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं मानी जाएगी। वहीं इस बिल को लाने के पीछे सरकार ने अपनी मंशा भी साफ कर दी है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में विधेयक पर चर्चा करते हुए कहा था कि ये बिल सच्चर कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही लाया गया है। इसी में कहा गया है कि राज्य और केंद्रीय वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं होनी चाहिए। इसी में की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए हम ये बिल लेकर आए हैं। किसी का हक छीनने की बात तो छोड़ दीजिए, ये बिल उन्हें हक देने के लिए लाया गया है जिन्हें आज तक उनका हक नहीं मिला। तो विपक्ष और मुस्लिम संगठन क्यों कर रहे हैं विरोध? विपक्ष का कहना है कि सरकार को बिल लाने से पहले मुस्लिम संगठनों से बात करनी चाहिए थी। अगर सरकार की नीयत ठीक है तो पहले बिल पर चर्चा करनी चाहिए। ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार बोर्ड की स्वायत्तता छीनना चाहती है और इसमें दखल देना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि अब अगर आप वक्फ बोर्ड की स्थापना और संरचना में संशोधन करते हैं तो प्रशासनिक अव्यवस्था होगी, वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता ही खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 26 का हवाला देते हुए विपक्ष ने कहा कि इस बिल में ये प्रावधान है कि गैर मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड के सदस्य हो सकते हैं। ये किसी धर्म का आस्था और स्वतंत्रता पर हमला है। देखिए, खुशी का बात है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश करने के बाद काफी मुस्लिम समुदाय से मेरा मिलना हुआ और आज हमारे देश का, हिंदुस्तान का, ऑल इंडिया सूफी सजादा नसीन के जो हेड होते हैं काउंसिल के पूरे टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती, चेयरमैन और सक्सेसर ऑफ द प्रेजेंट स्पिरिचुअल हेड ऑफ अजमेर दरगाह, और हिंदुस्तान के जितने भी यहाँ सजादा नसीन जितने भी हैं प्रमुख लोग आज मुझे मिले। मेरा पास लिस्ट है, मैं आपको दे दूंगा। और सबसे बातचीत करने के बाद मैं आपको बता सकता हूं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो प्रावधान है स्वागत किया और साथ साथ मैं सुझाव भी दिया कि हिंदुस्तान के अंदर में जितना दरगाह है उनका सोच विचार और उनके कुछ मांगे हैं उसको भी सरकार जरूर ध्यान दे और अमेंडमेंट बिल जो लाए हैं उसमें ध्यान रखा जाए, ऐसा उन्होंने आवेदन पत्र मुझे दिया है और चर्चा भी हुई है। तो हमारा, जैसे हमने बिल में एक्सप्लेन किया है कि इसको हम ब्रॉड बेस कर रहे हैं। मुसलमान के अंदर में कई लोग हैं, कई प्रतिनिधि हैं, कई ग्रुप हैं, सबको जगह मिलने के लिए और खास करके महिलाओं के लिए हम लोगों ने प्रावधान रखा है। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन हो गया है, उसका घोषणा लोकसभा और राज्यसभा से भी हो गए हैं। अब हमसे मिलने के बाद जितने उन्होंने पॉइंट्स रखे हैं मैंने उनको निवेदन किया है ये सारा पॉइंट्स ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भी जरूर रखे। और हिंदुस्तान के अंदर में जितना दरगाह है आज मुझे जो मिले हैं वो लगभग 800 दरगाह जितने भी हिंदुस्तान में है उनका बिहाफ से मुझे एक पत्र भी दिया है और डिस्कशन के दौरान मुद्दे भी सामने में रखा है। मैं उनको मेरे तरफ से मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं दोनों कि उनका सोच विचार के लिए भी और समर्थन के लिए भी बिल को समर्थन किया है, इसके लिए भी। और आखिर तो ये सारा बिल मुसलमानों के लिए ही है, मुसलमानों का अधिकार के लिए ही वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है और इसका स्वागत करना हमारे लिए खुशी की बात है। आप पहले आपका स्वागत करूंगा साहब, पहले आपका इस्तेमाल करूंगा जनरल आबिदीन साहब की तरफ से, तमाम देश की दरगाहों के जो नुमाइंदे उनकी तरफ से और जो यहाँ मौजूद हैं पूरे जो मेरी सदारत में यहाँ हैं सबकी तरफ से माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक हिस्टोरिकल मूवमेंट था
कि दरगाह वक्फ एक्ट जो अमेंडमेंट के लिए लाया गया बिल, उसका हम स्वागत करते हैं। और हमारे भी कुछ कंसर्न थे जो मंत्री जी ने बहुत पेशेंटली हमको सुना है। हमें पूरी उम्मीद है कि दरगाहों की जो बहुत टाइम से डिमांड है कि दरगाह बोर्ड कायम किया जाए, तो हमने उसके लिए सुझाव दिया है और हमें उम्मीद है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में हम सुझाव रखेंगे और इस बिल के अंदर एक वक्फ एक्ट के अंदर अच्छा एक वक्फ एक्ट आएगा जिससे पारदर्शिता आएगी। जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है वक्फ बोर्ड के अंदर वो दूर होगा, औरतों को नुमाइंदगी मिलेगी जो आज तक नहीं थी, और खासतौर से वक्फ औलाद में बेटियों को भी हक मिलेगा। इसका हम स्वागत करते हैं। और जो फॉर्मेशन ऑफ कमेटी के लिए जो सेक्शन दिए गए हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। ऐसा फॉर्मेशन होना जरूरी था, भ्रष्टाचार पे रोक लगना जरूरी थी। और वक्फ का पैसा जो सिर्फ और सिर्फ गरीब गुरबाओं के काम में आना चाहिए, मुस्लिम गरीब मुसलमान जो है उनके काम में आना चाहिए, उनके अपलिफ्टमेंट के काम, उनकी एजुकेशन के काम, उनकी शादियों के काम में आना चाहिए। इन्होंने वो प्रोविजन रखा है। भारत सरकार ने तमाम देश के मुसलमानों की भावनाओं को समझा है, हम उनका स्वागत करते हैं। और हमारे कुछ कंसर्न थे जो आज हमने रखे हैं भारत सरकार के सामने, माननीय मंत्री जी के सामने। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी बात को भी उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, एक दरगाह बोर्ड भी कायम किया जाएगा इसके अंदर। और आप तमाम दरगाहों की तरफ से, देश की दरगाहों की तरफ से मैं माननीय मंत्री जी का स्वागत करता हूँ। हिस्टोरिकल मूवमेंट है, उनकी दस्तारबंदी करेंगे, वो शॉल उड़ा करके।